हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है केमिस्ट्री एंड फिजिक्स बाय राहुल रॉय। आज की वीडियो में हम क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। फिजिक्स का चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। तो ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्किप करके ना देखें, आप इसको ध्यान से देखें। आपको ये सारा का सारा चैप्टर बड़े आसान तरीके से समझ आ जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले करंट क्या होता है, करंट के बारे में हम जानते हैं। जो करंट होता है वो होता है फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब कौन सा चार्ज? फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम का मतलब चार्ज का फ्लो होना टाइम के हिसाब से, वो करंट कहलाता है। सिंपल सी बात है, मान लीजिए ये एक आयरन का पीस है, ये लोहे का पीस है। मान लीजिए ये कि लोहे का पीस है, तो ये मान लीजिए ये इसमें इलेक्ट्रॉन्स है। ध्यान दीजिए, जो इसमें फ्लो करने वाला पार्टिकल है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। तो जैसे हमने एटम का मॉडल पढ़ा ही है 9th क्लास में, कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। तो यानी इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व करते रहते हैं, लेकिन करंट कब आता है? जब ये इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करते हैं? फ्लो करते हैं। ऐसे मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से करंट नहीं आता। करंट कैसे आता है? जब इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करने लग जाते हैं? फ्लो करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे करंट की डेफिनेशन क्या हुई? फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चार्ज मतलब नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का यानी चार्ज का फ्लो होना टाइम के हिसाब से, वो करंट कहलाता है। तो मैं जो बोल रहा हूँ इंग्लिश में, मैं डेफिनेशन भी बोल रहा हूँ, तो आप वीडियो में से ही आप रोक के, वीडियो को रोक के आप इस पर लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा वीडियो को सुन के। तो करंट जैसे मैं एक बार और डिफाइन करता हूँ, टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जो करंट है उसको आई से डिनोट किया जाता है, और चार्ज को क्यू से डिनोट किया जाता है, और टाइम को किससे डिनोट किया जाता है? टी से। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये जो करंट है, करंट को आई से डिनोट कर रहे हैं, चार्ज को क्यू से और टाइम को टी से। अब जो चार्ज होता है उसकी क्यू यानी चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम। चार्ज को कूलम में नापा जाता है। टाइम को हमें पता ही है, टाइम को नापा जाता है सेकंड में। तो आई यानी करंट की एसआई यूनिट क्या होगी? कूलम यानी सी, सेकंड मतलब एस, कूलम अपॉन सेकंड। और कूलम अपॉन सेकंड को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सेकंड की पावर यहाँ +1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी? -1। और कूलम पर सेकंड को कंबाइनली क्या बोला जाता है? एम्पियर। याद रखिएगा। तो करंट की एसआई यूनिट कूलम पर सेकंड भी हो सकती है, और ये इसे कंबाइनली क्या बोलते हैं? एम्पियर। तो एम्पियर भी है। अब आगे समझते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए थोड़ा सा। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे ये चार्ज है, तो हमसे पूछा जाएगा कि भाई 10 कूलम चार्ज, 5 कूलम चार्ज, 20 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो हम कैसे निकाल सकेंगे? जब हमें ये पता होगा एक कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये हमें पता करना है। तो जैसे हमें वी नो, हमें पता है कि देखो न्यूमेरिकल करते टाइम ये माइनस का साइन हमें हटा देना है। वी नो इन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ऑफ चार्ज कंटेन इलेक्ट्रॉन। तो हमें पता है इतने कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो इतने कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो यूनिटरी मेथड यूज करेंगे। तो इतने कूलम चार्ज में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इन 1 कूलम चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये नीचे आ जाएगा। यूनिटरी मेथड यूज करेंगे तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये पॉइंट का यहाँ पे ऊपर 0 हो गया, तो 10/16। यहाँ पे हो गया 10⁻⁻19, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 10⁻+19। इसके बाद क्या है? यहाँ का एक 0 जो है, इसके साथ यहाँ से एक 10 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो 10 10 100 हो गया। ये 10⁻19 था, तो यहाँ पे क्या रहेगा? 10⁻18। तो यहाँ पे अगर आप इसको डिवाइड कर देंगे, पहले 4 से, 4 4 जा 16, ये 25 पे जाएगा। 25 को 4 से डिवाइड करोगे तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। यानी एक कूलम चार्ज में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब आप 10 कूलम चार्ज या 20 कूलम चार्ज या 50 कूलम चार्ज, 3 कूलम चार्ज, कितने भी कूलम चार्ज में निकालना है, तो एक कूलम चार्ज का पता है, उसे जितने भी कूलम चार्ज में निकालना है उसे 6.25 इंटू 10⁻18 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। जैसे मान लीजिए 5 कूलम चार्ज में निकालना है,
तो 6.25 इंटू 10⁻18 को 5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। इसी तरीके से आगे एक और न्यूमेरिकल करते हैं। कहता है 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स आर पासेस थ्रू द कंडक्टर इन 10 सेकेंड, फाइंड आउट द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। हमें बोला है 10⁻20 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं कंडक्टर से 10 सेकेंड में, तो हमें करंट कितना फ्लो कर रहा है वो बताना है। तो हमें निकालना क्या है, आई। टाइम दे रखा है 10 सेकेंड, तो हमें चार्ज नहीं दिया हुआ, चार्ज की जगह दिए हुए इलेक्ट्रॉन। तो हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, ध्यान दीजिएगा, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होगा, तो 1.6 इंटू 10⁻19 को 10⁻20 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो इसी तरीके से हमें आई निकालना है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो क्यू जो है ये हमारे पास है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻20 इधर लिख दिया। और टाइम कितना दे रखा है, 10 सेकंड, तो यहाँ पे 10 लिख दिया। तो इसके बाद हम सॉल्व कर रहे हैं, ये 10⁻⁻19 को नीचे लेके आएंगे तो 10⁻+19 हो गया। तो यहाँ पे 10⁻20 से 10⁻19 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या रह गया, हमारे पास 10 रह गया एक। तो यहाँ पे आगे और सॉल्व करते हैं फर्दर। तो 1.6 को लिख देते हैं 16 ओवर, ये पॉइंट हटाएंगे तो 10 इंटू ये वाला 10 और नीचे ये वाला 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया 16/10 यानी 1.6 एम्पियर। इसी तरीके से एक और न्यूमेरिकल है, हाउ मच इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन 6 सेकेंड इफ 10 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो इसका मतलब ये है कि कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे कंडक्टर से 6 सेकंड के अंदर, अगर 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है इसके अंदर। तो जैसे हमें दिया क्या हुआ है इस क्वेश्चन में, आई दिया हुआ है यानी करंट दिया हुआ है 10 एम्पियर, टाइम यहाँ पे टाइम क्या दिया हुआ है यहाँ पे 6 सेकंड। तो हमें निकालने हैं हाउ मच इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं इस कंडक्टर से। तो सबसे पहले हमें आई दिया है और टी दिया है, तो आई हमें फार्मूला में आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी यूज करके सबसे पहले हम क्यू निकालेंगे। तो क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। तो आई कितना दे रखा है 10 एम्पियर, टी की टाइम कितना दिया है 6 सेकंड, तो 10 इंटू 6 यानी 60 कूलम, यानी हमें 60 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन है ये फाइंड आउट करने हैं। तो हमें जैसे भी अभी हमने पहले निकाला था 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन है 6.25 इंटू 10⁻18, तो 60 कूलम चार्ज में कितने होंगे, तो 60 से इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो इसको मल्टीप्लाई करके आएगा 37.50 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। तो इसको सिग्निफिकेंट फिगर में लिखेंगे तो ये पॉइंट आगे जाएगा यहाँ पे 3.750 इंटू 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरीके से आगे आता है, आपको एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये, डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ करंट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जब हम एसआई यूनिट निकालते हैं तो उसको वन में देखते हैं। जैसे करंट को 1 एम्पियर कब कहा जाएगा, यानी एसआई यूनिट ऑफ करंट को कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ पे मैं डेफिनेशन दे रहा हूँ आपको। उसको समझने से पहले देखो, करंट को 1 एम्पियर कब कहा जाएगा, जब 1 कूलम चार्ज, जब चार्ज भी 1 कूलम होगा और टाइम भी क्या होगा 1 सेकेंड होगा, तभी करंट 1 एम्पियर आएगा। तो जब भी हम किसी की एसआई यूनिट डिफाइन करते हैं तो उसको 1 लेके करते हैं। तो जैसे डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ करंट, तो हमें कहेंगे अ करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज पासेस थ्रू अ कंडक्टर फॉर 1 सेकेंड। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस को समझने से पहले हम थोड़ी सी बात समझते हैं। जैसे हमें पता है हॉट टी, जो गर्म चाय हो जाती है वो ठंडी हो जाती है ऑटोमेटिकली। जैसे मान लीजिए हमने चाय गर्म रखी कप में और थोड़ी देर बाद वो ठंडी हो जाएगी। क्यों ठंडी हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस होता है किस किस के बीच में, चाय और सराउंडिंग के बीच में। तो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होता है, जैसे मान लीजिए कप ऑफ टी है, ध्यान दीजिएगा ये कप ऑफ टी है, तो इसके अंदर चाय रखी हुई है हमने, टी रखी हुई है, ये टी अभी गर्म है। तो ये जो चाय गर्म है और इसके आसपास की सराउंडिंग इतनी गर्म तो होती नहीं जितनी चाय गर्म होती है। तो बाहर का सराउंडिंग का टेम्परेचर और चाय का टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस होता है। तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो हीट होती है वो फ्लो करती है हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ, यानी हॉट टी से हॉट टी क्या हो जाती है, कोल्ड टी हो जाती है। यानी जो हीट होती है ये चाय से इन्वायरमेंट की तरफ फ्लो करती है, किसके कारण, टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण। जैसे मान लीजिए 2 टैंक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस टैंक में भी पानी भरा हुआ है और ये टैंक जमीन पे रखा हुआ है, कुछ हाइट पे रखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है, हम मान लीजिए ऐसे यहाँ पे पाइप लगाते हैं तो जो पानी होगा वो ये वाली जो टैंक ए है वो टैंक बी से ही जाएगा। क्यों, टैंक ए से टैंक बी पे इसलिए जाएगा क्योंकि हाइट के डिफरेंस के कारण। तो ये जो पानी फ्लो हो रहा है टैंक ए से टैंक बी पे हाइट के डिफरेंस की वजह से फ्लो हो रहा है। उसी तरीके से जो ये जो हीट फ्लो हो रही थी
होटर टी से इन्वायरमेंट की तरफ, वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हो रही है। इसी तरीके से जो करंट फ्लोइंग होता है कंडक्टर के अंदर, वो किस डिफरेंस की वजह से होता है? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? ये एक इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है जो कंडक्टर के दोनों एंड्स पे लगता है। ये एक इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है जो कंडक्टर के दोनों एंड पे लगता है, जिसकी वजह से किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट या इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ? इट इज डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रिक प्रेशर विच इज एक्टिंग ऑन द बोथ एंड्स ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू इट करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। जैसे मान लीजिए ये बल्ब है, ये बल्ब की दो तारें हैं। अब दो तारें हम यहाँ पे सॉकेट में लगाते हैं तो बल्ब जलने लग जाता है। तो वो सॉकेट इसको क्या प्रोवाइड कर रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस और कौन कौन सी सोर्सेज हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं? तो बैटरी और जो सेल होता है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है? पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस की जो एसआई यूनिट होती है वोल्ट होती है। तो कुल मिला के हम बात ये कह सकते हैं, अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट नहीं है। तो पोटेंशियल डिफरेंस वो फिजिकल क्वांटिटी है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट को फ्लो कराने के लिए। इसी तरीके से एक होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज की ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इसकी जो इन्फ्लुएंस है उसको कोई दूसरा चार्ज जहां तक महसूस कर सकता है वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ये जैसे सोर्स चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब इसके अंदर कहीं पे भी कोई भी दूसरा चार्ज आएगा तो इसकी फील्ड को वो क्या करेगा? महसूस करेगा। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो अट्रैक्ट हो जाएगा, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या होगा? रिपेल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? ये मान लीजिए सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला जाता है। मान लीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट पे निकालना है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट पे क्या होगा कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लाने के लिए, मान लीजिए इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लाने के लिए कितना काम करना पड़ा, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा एट दैट पॉइंट। वैसे ही यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ सोर्स चार्ज, ध्यान दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज क्या होगा इस पॉइंट पे कि किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लाने के लिए कितना काम करना पड़ा, वो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस की जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को यानी पोटेंशियल डिफरेंस को किसी नोट करते हैं वी से, तो इसका जो फार्मूला होगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। डब्ल्यू की जो एसआई यूनिट होगी जाउल होगी, क्यू की क्या होगी? कूलम। तो ध्यान दीजिएगा V किसके बराबर होगा? W ओवर क्यू के। जो W की एसआई यूनिट जैसे मैंने बताया जाउल, क्यू की कूलम, तो जाउल पर कूलम को क्या बोलते हैं? कंबाइनली वोल्ट। तो इसकी पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। अब यहाँ पे क्या हो गया? ध्यान दीजिए, अगर आपको I दिया है, T दिया है और W दिया है, देखो W और Q दिया है तो V आप निकाल लेंगे यहाँ पे, लेकिन I दिया है, T दिया है और W दिया है और V निकालने के लिए बोल रहा है, तो जो V हो गया वो फार्मूला क्या है? W ओवर Q। और हमें पता है I किसके बराबर होता है? Q बाई टी के। तो यहाँ से Q किसके बराबर होगा? Q बराबर होगा I इंटू टी के। तो इस Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं? I इंटू टी। तो V किसके बराबर हो गया? W अपॉन I इंटू टी। तो हमें W पता है, I पता है, T पता है, ये पुट करके हम आंसर निकाल लेंगे और V किस में आएगा? आंसर इसका वोल्ट में आएंगे। इसमें आगे एक क्वेश्चन देता है, फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इफ द 4 एम्पियर करंट पासेस थ्रू अ कंडक्टर इन 2 सेकेंड बाय डूइंग द वर्क ऑफ 10 जूल। कहता है हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है अक्रॉस द कंडक्टर, अगर 4 एम्पियर करंट पास हो रहा है कंडक्टर से 2 सेकेंड में, कितना वर्क करके? 10 जूल ऑफ वर्क करके। तो हमें क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है? आई दिया है 4 एम्पियर, टाइम दिया है 2 सेकेंड, वर्क दिया है 10 जूल। तो जैसे मैंने बताया फार्मूला V इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर आई इंटू टी। तो यहाँ से V इज इक्वल टू W ओवर Q, इससे निकलेगा तो Q किसके बराबर होगा? ध्यान दीजिएगा I इंटू टी। तो I और T को मल्टीप्लाई करके क्या आ गया? 8 कूलम। तो V किसके बराबर हो गया? W ओवर Q के। तो W हमें दिया हुआ है 10 जूल और Q यहाँ पे क्या आया हमारे पास? 8 कूलम। तो 10 ओवर 8 यानी 1.25 वोल्ट इसका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ये बिल्कुल रियल लॉ है, जो अभी तक हमने पढ़ा है अगर वो आपको समझ आया है तो ओम्स लॉ बड़े आसानी से समझ आ जाएगा। ओम्स लॉ क्या कहता है कि एट अ constant temperature the current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference across the two ends of the conductor। कहता है किसी भी
कंडक्टर में एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो करंट फ्लो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस पे। जैसे मैंने बताया था करंट के लिए क्या जरूरी है, पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी है। पर ये याद रखिएगा एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, यानी टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। जब भी आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे तो ये आप जरूर लिखिएगा एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या करते हैं, जैसे V यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जैसे इसकी डेफिनेशन बोल रही है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का साइन रखे इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लगेगा। तो कांस्टेंट क्या होता है, R है यहाँ पे, ये R कांस्टेंट है, इसका नाम क्या है, रेसिस्टेंस। इसकी ये यूनिट होती है, ऐसा यूनिट होती है ओम, या इसको ये सिंबल है ओम का। ये ओम जो इसकी ऐसा यूनिट है ये साइंटिस्ट के नाम पे ही पड़ी है, क्योंकि ये साइंटिस्ट का लॉ है, तो इसका कांस्टेंट भी साइंटिस्ट के नाम पे है। अगर अब इसका ग्राफ देखिए, अगर आपको 3 नंबर का क्वेश्चन आता है ओम्स लॉ का, तो ओम्स लॉ की पहले आपको डेफिनेशन देनी है, दूसरा इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देनी है, तीसरा हम बात करते हैं ग्राफ पे। तो ग्राफ कैसा होता है, जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन ही बनता है, V ओवर वाई, आई का ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा ओम्स लॉ के केस में। यहाँ पे V जो है इसकी एसआई यूनिट यहाँ पे लिख देनी है वोल्ट, और I की एसआई यूनिट लिख दी है एम्पियर। ये देखिए जैसे मैं बताया था आपको, यहाँ पे मैंने ग्राफ स्ट्रेट लाइन क्यों बनाई मैं आपको बता रहा हूँ। जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई है, देखिए V है 10 20 30 40 50, ये आई है 1 2 3 4 5 एम्पियर में। देखिए V10 है तो I1 होगा, V20 है तो I2 होगा, V30 है तो I3 है, V40 है तो I4 है, V50 है तो I क्या है 5 है। तो इसके जो हम सेंटर्स को अगर हम इनको मिलाएंगे, इसको इन कॉर्नर्स को, तो ये ग्राफ जो बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के। अब है लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या है ओम्स लॉ की, लिमिटेशन ये है ओम्स लॉ की, इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, ध्यान दीजिएगा, सेमीकंडक्टर के केस में ओम्स लॉ फेल हो जाता है। ओम्स लॉ सेमीकंडक्टर के केस में क्यों फेल हो जाता है, देखो कंडक्टर वो होता है जिसपे पूरा का पूरा करंट पास करे, करंट इजीली पास करे। सेमीकंडक्टर वो होता है जिससे थोड़ा बहुत, सेमी देखिए सेमी का मतलब ऐसे आधा होता है, पर इसमें आधे का मतलब नहीं है, सेमी मतलब थोड़ा, जिसमें से सेमीकंडक्टर वो डिवाइस होता है जिसमें थोड़ा करंट पास करे। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कंडक्टर है, कंडक्टर के लिए आपने मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस दिया 220 वोल्ट, ध्यान दीजिएगा पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट दिया, तो मान लीजिए ये एक एग्जांपल है, ये करंट जनरेट कर रहा है 5 एम्पियर का, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ। 220 वोल्ट अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो कंडक्टर के केस में कितना एम्पियर करंट जनरेट कर रहा है 5 एम्पियर का। लेकिन इस केस में अगर 220 वोल्ट है तो यहाँ पे करंट जनरेट कर रहा है 2 एम्पियर का। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे जो है कंडक्टर के केस में जितना आई होगा वो सेमीकंडक्टर के केस में उतना आई नहीं होगा, इसीलिए सेमीकंडक्टर के केस में जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा आई के, और ओम्स लॉ क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो सेमीकंडक्टर के लिए अगर हमें ग्राफ बनाना है ओम्स लॉ का, तो V वोल्ट SAI एम्पियर, तो ये आपने थोड़ा सा सीधा ले जाके कर्व कर देना है, स्टैंडर्ड ग्राफ है लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ का, यानी सेमीकंडक्टर के केस में ओम्स लॉ फेल हो जाता है, सेमीकंडक्टर के केस में ओम्स लॉ का ग्राफ ऐसा होगा। आगे की तरफ चलते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन ओम्स लॉ। ओम्स लॉ पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखिए, सबसे पहले V इज इक्वल टू आई इंटू आर है, आपको मैं समझा दे रहा हूँ, आप बिल्कुल आसानी से कोई भी न्यूमेरिकल कर देंगे, हार्ड से हार्ड, टफ से टफ। जैसे V इज इक्वल टू आई आर है, अगर हमें I और R दिया हुआ है तो V निकल जाएगा, V कैसे होगा, I और R, जैसे मान लीजिए I आपको 4 दिया है, R दिया है 2, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 8 वोल्ट आ जाएगा, क्योंकि V निकाल रहे हैं, V की यूनिट क्या होती है वोल्ट, तो 8 वोल्ट आ जाएगा यहाँ पे अगर I और R दिया है। एक और अब V निकालने का एक और फार्मूला है, अगर Q दिया है, T दिया है और R दिया है, तो देखिए जरा, तो V निकालने का फार्मूला क्या है, I इंटू आर, ध्यान दीजिएगा V निकालने का फार्मूला है I इंटू आर। तो हमें Q और T दिया है और R दिया है, तो यहाँ से R पता है, क्या नहीं पता, I नहीं पता, तो I Q और T दिया है, तो I किसके बराबर होगा, Q ओवर T से, तो Q ओवर T का ये यूज करके I निकाल लेंगे, और I का यहाँ यूज करके R दिया ही हुआ है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर करके क्या निकाल लेंगे, V निकाल लेंगे। एक और अब देखिए ध्यान दीजिएगा, हमें नेक्स्ट अब V निकालने के बाद अब क्या निकालते हैं इस फार्मूले से, I निकालने का फार्मूला है V ओवर R, ध्यान दीजिएगा V और R दिया हुआ है तो हम I बड़े आसानी से निकाल देंगे। जैसे मान लीजिए V दिया है 20, R दिया है 10, तो V ये कितना आ गया 2 एम्पियर, I निकाल रहे हैं तो यूनिट I की यानी करंट की ही लिखेंगे। उसके बाद से और क्या है, अगर W दिया है, Q दिया है और R दिया है, हमें I निकालना है, ध्यान दीजिएगा W Q और R दिया है तो I निकालना है, तो यानी V किसके बराबर होता है, देखो यहाँ पे फार्मूला चेंज करते हैं, V किसके बराबर होता है W ओवर Q, और नीचे क्या है R, W और Q दिया हुआ है तो W और Q यहाँ पुट कर देंगे, R दिया है R यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, I निकल जाएगा। तो I निकालते टाइम यूनिट एम्पियर ही रहेगी। अब एक और है R,
आर निकालने का फार्मूला है वी अपॉन आई, तो हमें वी और आई सीधा दिया, मान लो वी भी दिया है आई दिया है, तो वी आई डायरेक्ट दिया है, तो आर निकल जाएगा इस फार्मूले से। आर की यूनिट क्या लिखेंगे, ओम। अगर एक और बात है यहाँ पे, अगर देखो हमें दिया हुआ है डब्ल्यू दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है और टी दिया हुआ है, डब्ल्यू क्यू और टी दिया है और आर निकालने के लिए बोल रहा है, तो आर किसके बराबर है, वी ओवर आई के। ध्यान दीजिएगा, वी किसके बराबर होता है, डब्ल्यू ओवर क्यू के, आई किसके बराबर होता है, क्यू ओवर टी के। तो यहाँ सोल्व करेंगे तो ये टी डब्ल्यू से मल्टीप्लाई होगा, डब्ल्यू इंटू टी, क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर, तो यहाँ पे डब्ल्यू क्यू टी, देखिए डब्ल्यू क्यू टी है हमारे पास है, तो डब्ल्यू क्यू टी दिया हुआ है, तो इस तरीके से हम आर हम निकाल लेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये सारे के सारे न्यूमेरिकल आप आसानी से कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या होता है, जैसे ये रेसिस्टेंस का सिंबल है, ध्यान दीजिएगा। रेसिस्टेंस क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो एक एकदम से पहले आराम से फ्लो करता है, आगे के आगे रुकावट होगी, फिर आराम आराम से, जैसे मान लीजिए गाड़ी चल रही है, यहाँ पे स्पीड ब्रेकर आ गया, स्पीड ब्रेकर आता है तो हम गाड़ी को क्या करते हैं, स्लो करते हैं, तो गाड़ी आराम आराम से यानी करंट आराम आराम से क्या करेगा, फ्लो करेगा। ठीक है, तो रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस एक रुकावट होती है। इसकी डेफिनेशन सुन लीजिए पहले। इट इज डिफाइंड एज एन ऑब्स्ट्रक्शन और रेस्ट्रिक्शन in the direction of flow of current. It only play when there is a current flowing through the conductor. ये क्या होता है, ये एक रुकावट होती है किसके फ्लो में, इलेक्ट्रॉन या करंट के फ्लो में ये रुकावट होती है। ये तभी आती है जब किसी भी कंडक्टर से करंट फ्लो करता है। बड़े बड़े कंडक्टर में आप नहीं बताएंगे, जैसे मान लीजिए किसी कंडक्टर से करंट नहीं फ्लो कर रहा, तो आप उसमें नहीं बता सकते कितना रेजिस्टेंस है। जब आप उस कंडक्टर में से करंट को फ्लो कराएंगे तो हमें पता लगेगा कितना करंट ये रोक रहा है, तो वो ही उसी तरीके से हमें रेसिस्टेंस का पता लगेगा। अब फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस, कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेसिस्टेंस को अफेक्ट कर रहे हैं। पहला, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कंडक्टर है, तो ये देखिए इस कंडक्टर के अंदर ये इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो कर रहे हैं। अब इसी कंडक्टर को मैंने क्या किया, खींच के लंबा कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल पास पास आ गए। अब यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए मैंने कम दिखाए हैं यहाँ पे, मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे दिखा नहीं सकता मैं, तो ये इलेक्ट्रॉन आपको समझाने के लिए मैंने बताया। जैसे कंडक्टर है, कंडक्टर की लेंथ बढ़ा दी तो इलेक्ट्रॉन ये पास पास आ गए, तब इलेक्ट्रॉन ये पास पास आ गए तो इनको फ्लो करने में क्या आ गई, रेस्ट्रिक्शन आ गई, मतलब रुकावट आ गई। तो यानी मैं जब लेंथ बढ़ा रहा हूँ किसी कंडक्टर की तो रुकावट बढ़ रही है, यानी रेसिस्टेंस बढ़ रहा है, तो लेंथ के बढ़ने से रेसिस्टेंस बढ़ता है, तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। दूसरा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो दूसरा है जो रेसिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। मतलब कहने का मतलब क्या है ये समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब जहाँ से इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहे हैं, ये एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। यहाँ पे देखिए पहले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो रेसिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है तो रेसिस्टेंस क्या है, कम है। तो रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ रहा है तो रेसिस्टेंस घट रहा है, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी 1/a लिखते हैं इनवर्सली में। जब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड को देखते हैं तो यहाँ कंबाइन करते हैं इन दोनों को, तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। तो यहाँ पे जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखो ये दोनों फार्मूले इसमें आ गए, जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का साइन उठा के इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो कांस्टेंट लगेगा, तो आर इज इक्वल टू रो यहाँ पे कांस्टेंट है, रो का मतलब है रेसिस्टिविटी, तो रो एल अपॉन ए, तो आर के बराबर हो गया रो एल अपॉन ए। तो रो यहाँ पे क्या है, रेसिस्टिविटी जो कि कांस्टेंट है। रेसिस्टिविटी का मतलब क्या है, ये प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की जो कि ये बताता है कि वो कितनी तेजी से किसी करंट को रोक रहा है। हाउ स्ट्रोंगली अ मटीरियल रेसिस्ट इलेक्ट्रिक करंट इज रेसिस्टिविटी, मतलब कितनी स्ट्रोंगली कोई भी मटीरियल करंट को रोक रहा है वो क्या बताता है, रेसिस्टिविटी बताता है। यानी रेसिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, रेसिस्टिविटी कम होगी तो रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला था आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। तो देखिए यहाँ से अगर रो की एस यूनिट निकालते हैं रेसिस्टिविटी की, तो रो इधर रखिए, ए क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, आर इंटू ए, एल नीचे आ गया, तो रो क्या हो गया, आर इंटू ए ओवर एल। आर यानी रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, लेंथ की क्या होती है, मीटर। तो यहाँ से 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया तो 1 मीटर रह गया, तो रेसिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट ओम मीटर। ध्यान दीजिएगा। तीसरा फैक्टर, ध्यान दीजिए किस पे फर्क, अब देखो तीसरा फैक्टर टेम्परेचर। रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर के बढ़ने से रेसिस्टेंस बढ़ता है, क्यों, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, मान लीजिए जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो प्रोटॉन भी फ्लो करने लग जाते हैं इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो जब प्रोटॉन मूव करेंगे, जैसे जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इधर को मूव कर रहे हैं तो प्रोटॉन इधर को मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में क्या आ गई, इलेक्ट्रॉन के फ्लो में रुकावट करेंगे प्रोटॉन, तो यानी रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से प्रोटॉन भी मूव करने लग जाते हैं इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप थोड़ा सा पढ़ते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन और डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है। अब जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, याद रखना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और इट इज अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ये बड़े वाला पॉजिटिव टर्मिनल होता है, छोटे वाला नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन देखो नेगेटिव से नेगेटिव की तरफ आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से नेगेटिव की तरफ नहीं आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है और इट इज अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगी वो हमेशा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। तो जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इसी तरीके से डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन भी क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब यहाँ पे थोड़ा न्यूमेरिकल की तरफ बात करते हैं इस फार्मूले पे। R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अगर हमें रो दिया है, एल दिया है, एरिया दिया है, तो R डायरेक्ट निकल जाएगा। R की यूनिट क्या होगी, ओम। लेकिन देखिए ए यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, सर्कुलर पार्ट है, तो ये एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। यानी आपको अगर रेडियस देगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे निकाल सकते हैं आप, पाई आर स्क्वायर से। अब यहाँ पे मान लीजिए अगर आपको वी दिया है, आई दिया है, रो दिया है, रेडियस दिया है, लेंथ निकालनी है, ये इसका टिपिकल न्यूमेरिकल है। वी दिया है, आई दिया है, रो दिया है, रेडियस दिया है और एल निकालना है। तो यहाँ से एल निकालने का फार्मूला देखते ध्यान दीजिएगा। एल निकालने का फार्मूला क्या है, आर इंटू ए ओवर ए। आर इंटू ये क्रॉस में जाएगा ए और रो कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो देखिए आपको वी दिया आई दिया है, तो वी और आई दिया है तो आर निकल जाएगा। तो आर किसके बराबर है, वी अपॉन आई के। तो यहाँ से वी अपॉन आई से आर निकल जाएगा, तो आर यहाँ पुट कर देंगे वी और आई का यूज करके। रो हमें दिया ही हुआ है, रेडियस दिया है, तो पाई आर स्क्वायर करके क्या निकाल लेंगे, एरिया। और एरिया यहाँ पुट करके हम क्या निकाल लेंगे, लेंथ निकाल लेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक का चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो अगर ये आपको चैप्टर अच्छी तरह से समझ आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊं। थैंक यू।